is Sister Diksha. Today I am going to explain about elasticity. I would like to tell you about it in Hindi. इलास्टिसिटी को हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना आवश्यक है कि प्रत्यास्थता है क्या, आखिर ये प्रत्यास्थता शब्द हम कहते क्यों हैं। तो साधारण भाषा में पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रत्यास्थता है क्या। हमने देखा होगा कि जब हम किसी रबड़ की गेंद को हाथों में लेते हैं और उसे अपने दोनों हथेलियों द्वारा दबाते हैं तो वो दब जाती है, और फिर जब पुनः दोनों हथेलियों को दूर कर लेते हैं तो वो पुनः अपने आकार में आ जाती है। तो बस इसी को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। इसे सुचारू रूप से जानने के लिए हम विभिन्न तथा भिन्न भिन्न पदार्थों की छोटी छोटी गोलियां या गेंदें आप कह सकते हैं बना करके जमीन पे पटक सकते हैं, और वह गेंद जो सबसे ऊंचाई तक ऊपर उठेगी वही गेंद प्रत्यास्थ कहलाएगी। इसी प्रकार हम जब भी प्रयोग करते हैं तो 3 गेंदों को लेते हैं, जैसे एक हाथी दांत की, एक रबड़ की तथा एक गीली मिट्टी की। जब हम हाथी दांत की गेंद को जमीन पर पटकते हैं तो काफी ऊंचाई तक जाती है, रबड़ की गेंद को पटकते हैं तो उससे कम ऊंचाई तक तथा गीली मिट्टी पटकते ही तुरंत फूट जाती है, जैसा कि हम आप सभी समझ सकते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाथी दांत की जो गेंद है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि वो सबसे ऊपर जा रही है। तो इसी आधार पर मैं आपको प्रत्यास्थता की परिभाषा बताने जा रही हूँ। इसे सुगमता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे तो ही समझ में आएगा। तो प्रत्यास्थता की परिभाषा मैं प्रारंभ करती हूँ। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। अब ये तो प्रत्यास्थता की परिभाषा हुई, किंतु इसमें ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होगा तो हम परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने प्रारंभ किया, प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये विरूपक बल क्या है? तो विरूपक बल समझ में नहीं आ रहा, तो मैं विरूपक बल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये विरूपक बल की परिभाषा है। तो विरूपक बल की परिभाषा में अगर दूं तो कहेंगे कि विरूपक बल किसी पर वस्तु अथवा पदार्थ पर लगाया गया वह बल है जिसके कारण उस वस्तु का आकार अथवा आकृति बदल जाता है। या जैसे मैं कोई गेंद लूँ, उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक की गेंद लूँ और उसे दाबूं, अगर वो दब जा रहा है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो विरूपक बल लगाया गया। यदि उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विरूपक बल नहीं लगाया गया। अगर मैं कोई स्टील की चीज लूँ, उसे दाबूं और वो दबे तो उस पर विरूपक बल लगा, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पर विरूपक बल नहीं लगा। अब यह जानना आवश्यक है, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं गीली मिट्टी ले सकते हैं, और हाथी दांत की गेंद ले सकते हैं तथा रबड़ की गेंद ले सकते हैं। तो ये तो पता चल गया कि रबड़ की गेंद में प्रत्यास्थता है और हाथी दांत के गेंद में अधिक प्रत्यास्थता है, किंतु मिट्टी जो तुरंत ही फूट गई उसमें क्या था, ये भी तो जानना आवश्यक है कि आखिर मिट्टी की जो गेंद होती है उसे पटकते ही भूमि पर वो तुरंत टूट क्यों जाती है, या मजबूत फर्श पर जैसे ही मिट्टी की गेंद को पटकते हैं वो तुरंत क्यों टूट जाती है। तो इसके लिए भी हम समझ सकते हैं कि मिट्टी की गेंद जो कि फर्श पर पटकते ही तुरंत टूट जाती है, वो भंगुर अवस्था में, जैसे जब कोई चीज भुरभुरी हो जाती है तो उसे हम भंगुर अवस्था कहते हैं, भंगुर अवस्था में पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसी वस्तुओं को सुघट्य वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं पर विरूपक बल हटा लेने पर वे अपनी पूर्व अवस्था में बिल्कुल भी नहीं लौट पाती हैं, वे सुघट्य वस्तुएं, इन्हें प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं, वे सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं। इसके अलावा यदि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उनमें कोई विस्थापन न उत्पन्न कर सके तो ऐसे पिंड को या ऐसी वस्तु को दृढ़ वस्तु कहते हैं, तथा वह वस्तु जिस पर विरूपक बल तुरंत हटा लेने से वो अपनी पूर्वावस्था में पहुंच जाती है उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। इससे हमें पता चल गया कि मैंने 3 वस्तुएं बताई, कौन कौन सी? पहली प्रत्यास्थ, दूसरी दृढ़ तथा तीसरी सुघट्य। तो इसमें मिट्टी की गेंद जो थी वो तो सुघट्य थी, जो रबड़ की गेंद थी वो प्रत्यास्थ थी, हाथी की गेंद भी प्रत्यास्थ थी। लेकिन अब इसमें मैंने जैसे दृढ़ बताया, तो दृढ़ क्या है? वास्तव में तो दृढ़ कोई भी वस्तु पूर्णतः दृढ़ नहीं होती, लेकिन साधारणतः यांत्रिकी में जैसे हमारा घर बना हुआ है तो बहुत सारी चीजें हैं जो दृढ़ हैं, जिन्हें हम अपने हाथ से ठेलेंगे तो उनमें जरा भी विस्थापन नहीं होगा। उनकी जैसे छोटे छोटे हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है,
झटका दें तो उसके पदार्थों में जरा भी विस्थापन नहीं होगा। वास्तव में हो रहा है किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होगा हमारे साधारण जीवन में। तो ऐसी ही वस्तुओं को जिनके कणों में बिल्कुल भी विस्थापन नहीं होता है उन्हें दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। तथा यदि हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और वो पुनः अपनी अवस्था में न पहुंचे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सुघट्य अर्थात प्लास्टिक वस्तु। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्यास्थ वस्तु पर। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या है ये जानिए। प्रत्यास्थता की सीमा किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। इसे पुनः समझें कि आखिर ये प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। जैसे सीमा बाउंड्री होती है, जैसे अक्सर कर व्यक्ति घर बनवाते हैं तो उसमें बाउंड्री करवाते हैं तो निश्चित दायरा हो जाता है कि इतने के अंदर ही मुझे रहना है, इससे बाहर जाएंगे तो ये किसी और का हो जाएगा। तो वैसे ही प्रत्यास्थता में भी होता है। जैसे मैं गेंद लूँ, गेंद को दबाऊं दोनों हाथों से, रबड़ की गेंद ली मैंने और दबाई, उसको दबा दिया और जैसे ही छोड़ दिया पुनः वापस लौट आई। तो एक लिमिटेशन थी जिसमें कि वो पुनः वापस लौट आ गया। अगर इससे ज़्यादा देर तक मैं दबाती रहती और अगर वो थोड़ी सॉफ्ट गेंद होती तो पूरी वो फट जाती। इसके बाद मैं कितनी भी कोशिश करती तो वो वापस अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटती। तो यही मैंने परिभाषा के अंतर्गत बताया कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। प्रत्यास्थता की सीमा किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा है जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। जैसे गेंद को मैंने दबाया तो उसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहा तभी तो वो वापस आ गई। अगर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान न होता तो वो वापस अपनी पूर्वावस्था में कैसे आती। ऐसे ही दूसरा उदाहरण अगर हमने तो एक स्प्रिंग को जब भी हम दाबते हैं तो वो ऊपर आ जाती है या खींचते हैं तो फिर से अपनी अवस्था में आ जाती है। यानी कि स्प्रिंग में प्रत्यास्थता है जिस कारण वो अपनी पूर्वावस्था में पहुंच पा रही है। यदि उसमें प्रत्यास्थता ना होती तो वो ना पहुंच पाती। जैसे कोई 1 इंच की स्प्रिंग है, उसको मैंने खींचना प्रारंभ किया तो एक सीमा से अगर आगे तक मैं खींचती रहूं तो उतनी दूर तक खींच जाएगी और वापस नहीं पहुंचेगी। तो वो प्रत्यास्थता की अपनी सीमा क्रॉस कर चुकी है। तो प्रत्यास्थता की भी एक सीमा होती है। तो आप साधारण शब्दों में केवल प्रत्यास्थता की सीमा की परिभाषा ले लीजिए। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। यही इसकी परिभाषा है। इसके आगे और अगर सीखना चाहें तो प्रतिबल, विकृति दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अध्याय के अंतर्गत। अगर आप प्रत्यास्थता पढ़ रहे हैं तो आपको प्रतिबल और विकृति के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो सर्वप्रथम जाने कि प्रतिबल क्या है। पहले प्रतिबल की परिभाषा फिर साधारण शब्दों में मैं इसे बताऊंगी कि प्रतिबल है क्या। साम्यावस्था में किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। सुनिए आपकी परिभाषा, मैं फिर से इसे दोहरा देती हूँ। साम्यावस्था में किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। तो अब इसे मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूं कि आखिर ये प्रतिबल है क्या। ये तो रहा किताबी ज्ञान की किताबों में कैसे परिभाषा लिखी होती है जो कि मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं समझूं कैसे इसे, मुझे समझना है। इसीलिए तो आप मुझे देख रहे हो कि मुझे अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि प्रतिबल हमें समझना है, कोई भी वस्तु मैंने अपने हाथों में ली और वो उसे रख दी एक स्थान पर, वो ना हिल रही है ना डुल रही है, ना उसमें कोई भी कुछ भी उसमें गति नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी 0 पॉइंट पे है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, स्थिर है जब तक उस पर बल नहीं लगाया गया है। अगर उस पर एक बाह्य बल लगा दूं, जैसे कि मैं अपने हाथ से उसे टच कर दूं तो थोड़ी दूर तक चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें गति हुई यानी कि बल लगा। बल की भी परिभाषा हम सभी जानते हैं, वो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे। तो बल लगा जिससे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि उसका जो वस्तु थी उसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल रहा होगा, जिस क्षेत्रफल के कारण वो वस्तु निश्चित आकार लिए हुई थी। कोई भी वस्तु की निश्चित आकृति है अर्थात उसका क्षेत्रफल होगा ही, हम सभी जानते हैं। तो यही मैंने बताया कि जो उसका क्षेत्रफल था और उस पर लगाया गया बल था, दोनों का अनुपात मिलकर के ही प्रतिबल बनाया। साधारण शब्दों में अगर हम लोग कहें तो जब कोई वस्तु उसकी साम्यावस्था में होती है तो उस पर लगाया गया बाह्य बल ही उसका आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल आता है।
होता है, क्योंकि ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा प्रत्यानयन बल सुनने में बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन इनका कोई अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है तथा प्रत्यानयन बल है वो बहुत ही साधारण है। जैसे कोई भी वस्तु साम्यावस्था में है तो उस पर जो बाह्य बल लगता है वही उसका आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल होता है। ये बस आपकी परिभाषा अधिक सुंदर लगे, अधिक सुचारू लगे, इसलिए परिभाषा के अंतर्गत ये शब्द डाले जाते हैं और कुछ भी नहीं। तो हम इसे मान सकते हैं कि अगर हमें ये इसका फॉर्मूला अर्थात सूत्र सिद्ध करना हो तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो प्रारंभ हम ऐसे कर सकते हैं कि माना किसी वस्तु पर लगने वाला कोई बल F है। हम जानते हैं ना कि बल को F से डिनोट करते हैं तथा क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं। अगर हमें इतनी चीजें पता होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो सूत्र सिद्ध कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि माना किसी वस्तु की एकांक क्षेत्रफल A पर लगने वाला बल F है, तो प्रतिबल जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल था, जिसे मैंने कह दिया कि बाह्य बल है, तो बाह्य बल तथा जो क्षेत्रफल था उसके अनुपात को ही प्रतिबल कह सकते हैं। तो प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा बाह्य बल या प्रत्यानयन बल बटे एकांक क्षेत्रफल, यानी कि प्रतिबल बराबर F/A। तो ये हमारा सूत्र आ गया, बस इतना ही है और तो कुछ रहा नहीं जो अधिक कठिन सबको समझ में आता है। ये बहुत ही सरल है। तो हमें प्रतिबल का सूत्र मिल गया। अब प्रतिबल का कुछ तो मात्रक होगा, तो प्रतिबल का मात्रक जो इसका सूत्र होता है उसी से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा अगर हमें निकालनी है तो इसी भांति निकाल सकते हैं, बल की विमा तथा क्षेत्रफल की विमा। तो बल की विमा होती है mL/t-2 तथा क्षेत्रफल की विमा होती है L2। अगर हम ऊपर नीचे देखें तो ऊपर भी L है और नीचे भी L है। इसे अपने मस्तिष्क में एक रेखा चित्र के अनुसार बनाते चलिए, क्योंकि मैं केवल बता रही हूँ। जब तक आप इसे समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। मैं जो भी बोलूँ इसे अपने माइंड में इमेजिन करते जाइए। इमेजिन करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि विमा अब हम निकाल रहे हैं प्रतिबल की। तो प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल है। तो प्रतिबल की विमा अर्थात बल की विमा बटे क्षेत्रफल की विमा। तो बल की विमा mL/t-2 तथा क्षेत्रफल की विमा L2। L ऊपर भी आ रहा है, L नीचे भी आ रहा है, तो हम इसे काट सकते हैं। L एक ऊपर से एक नीचे L कट जाएगा, तो नीचे का एक L बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। तो जब भी कोई राशि ऊपर जाती है तो उस पर ऋण एक घात चढ़ जाती है। तो प्रतिबल की विमा क्या बनी, mL-1 तथा t-2, जिसे हम विमा रूप में सुचारू रूप में एक साथ कहते हैं mL-1 t-2। ये रही प्रतिबल की विमा। फिर से प्रतिबल की विमा सुन लें। प्रतिबल की विमा है mL-1 t-2। अब प्रतिबल किसी वस्तु पर लगाए गए केवल बाह्य बल पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए प्रतिबल तीन प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल तथा स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अथवा स्पर्श रेखीय प्रतिबल को अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे प्रत्यास्थता के अंतर्गत वो विकृति होती है। जैसे मैंने पहले बताया विरूपक बल, तो विरूपक बल से रिलेट करके ही विकृति आती है। तो विकृति क्या है, तो किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। ये विकृति की परिभाषा है। फिर से सुने, किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। जैसे कोई तार है, अब तार मैंने ले लिया, तार को अगर मैं खींचने लगूं तो उसकी लंबाई में कुछ, उसके एकांक जो उसका वास्तविक आकार था उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर तार है तो वो लंबाई में बढ़ेगा। अगर कोई और चीज होती जैसे वर्गाकार प्लेट होती या कुछ और होता, उसे खींचते तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती, आयतन में वृद्धि होती। तो ऐसे ही अगर तार है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो विकृति मैंने बताया क्या, विकृति किसी पदार्थ का वह गुण है या फिर किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति